माफ कीजिएगा, पिछला एपिसोड डिसकंटिन्यू हो गया था, कोई था डोर पे। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये 44B एपिसोड पिछले एपिसोड का कंटिन्यूएशन है ये। और इस तरह से जो मैंने एग्जाम्पल दिए कि क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्धा, श्री कृष्णा, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोसेस जो के फिरौन के बेटे थे, ये सारे लोगों ने अपने अपने एक्शन से ये दिखाया कि जब हमारा मोटिव जेंटल होता है तो फिर कितनी ही परेशानियां हमारे रास्ते में आ जाएं, हम उनको पार करते चले जाते हैं, क्योंकि हमें वो सपोर्ट कर रहा होता है। और जिस भी बंदे को इस दुनिया में उसका सपोर्ट होता है, उसकी लाइफ जर्नी उसके मरने के बाद भी अच्छाई स्टैब्लिश करने में हेल्प करती है लोगों को। और इस तरह से ह्यूमैनिटी किस तरह से वर्ल्ड में मेंटेन की जाती है, इसको मेंटेन करने का काम तो उसका है, वो मेंटेन करता है, करवाता वो अपने अलग अलग बंदों से है। तो आप अगर कभी अपनी जिंदगी के बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं और आपको कहीं कहीं से क्रिटिसिज्म मिल रहा है, आप परेशान हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो बस जिस भी फॉर्म से आप उसको याद करते हैं, वहां पे बैठ करके सुकून से 5-10 मिनट आंख बंद करके बैठिएगा और याद कीजिएगा उसको, वो मदद के लिए आता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और हिस्ट्री हमें ये भी सिखाती है कि उस जमाने में, जिस वक्त मोसेस थे, जिस वक्त प्रॉफिट थे, जिस वक्त श्री कृष्ण थे, उस जमाने में दो तरह के लोग थे। आधे लोग अगर उनको सपोर्ट कर रहे थे तो आधे उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, लेकिन वो क्रिटिसिज्म से नहीं डरे और उन लोगों से वो बहुत बुरी तरह से भी पेश नहीं आए, बहुत अच्छी तरह से इखलाक से मिला करते थे। और उन लोगों को से जब भी मुलाकात हो जाए मिला करते थे बहुत अच्छे से। और अपनी लाइफ टारगेट जो उन्होंने डिसाइड किया था अच्छाई के रास्ते पे चलने का, उस पे वो चलते रहे हमेशा। उनके वक्त में बहुत सारे ऐसे भी हिस्ट्री के लेजेंड्स हुए हैं जिनके वक्त में लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वक्त में बहुत सारी खामियां होती हैं, सामाजिक बुराइयां होती हैं, और ऐसे लोग सामाजिक बुराई के अगेंस्ट बोलते हैं तो समाज का बहुत बड़ा तबका जो होता है उन्हें पसंद नहीं आता और वो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन ये प्रूवन है कि उनके चले जाने के बाद इस दुनिया से 1 जनरेशन बाद, 2 जनरेशन बाद, 3 जनरेशन बाद लोगों को रियलाइज होता है कि वो सही कह कर गया, वो बंदा, वो प्रॉफिट सही बात कह के गया। और फिर लोग उसको धीरे धीरे अडेप्ट करने लगते हैं अपने सोशल लाइफ में। और ये जो थ्योरी है ये बताती है कि बहुत सारे प्रॉफिट्स और बहुत सारे लेजेंड्स अराउंड द वर्ल्ड वो अपने एज से 1 कदम आगे थे, कोई 2 कदम आगे था। और इसे कहते हैं बियॉन्ड देयर जनरेशन थॉट। उनकी थॉट जो थी उनके जनरेशन से कई कदम आगे थी, जिसकी वजह से उनको उनके जनरेशन में क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन जब अगली जनरेशन आई, जिस जनरेशन की बात वो पहले ही कह चुके होते हैं, तो वो जनरेशन इसको रियलाइज कर लेती है कि वो बंदा सही कह रहा था। और इस तरह से ये बहुत ही ब्लेस्ड सोल्स होते हैं हमारे आसपास, जो हमें बहुत सारी चीजें एडवांस में बताया करते हैं, भले ही वो चीज हो रही हो या ना हो रही हो। उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, जिसे वर्ड लफ्ज कहते हैं, वो उसकी बोली होती है और वो आगे चल के सही साबित होता है। और उनके मरने के बाद जो उनका एक्सेप्टेंस होता है वो इस बात का सीधा साधा सबूत है कि जिसको अल्लाह रखे उसको बंदा क्या चखे। बंदों के हाथ में नहीं होता, जिसे अल्लाह आगे बढ़ाना चाहता है। तो उनके 100 साल बाद भी, उनके मरने के बाद जो उनकी एक्सेप्टेंस दुनिया में हो जाती है वो उसकी वजह से होती है। और इस तरह से मैं और एग्जाम्पल्स कुछ आपको दूंगी। जैसे देवकी जी हैं, श्री कृष्ण की माँ, सीता जी श्री राम की वाइफ, उर्मिला जी श्री लक्ष्मण जो हैं राम जी के भाई, उनकी बीबी फातिमा, डॉटर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी आसिया
मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी, बीबी मरियम, जो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ थी, और इमाम हुसैन जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडसन थे, उन सबको उनके जमाने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। लेकिन क्योंकि वो ऐसे टारगेट लेकर के आए थे जो अपने जनरेशन से 2-3 जनरेशन आगे के थे, और उनका दिमाग, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये अल्लाह तो बना के भेजता है, उसने बना करके भेज दिया, और the Almighty has created them in such a unique way कि उनके इस दुनिया से उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो जाने के बाद भी आज तक दुनिया उन सबको याद करती है। ये है नेकी का पावर। नेकी के रास्ते पे चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो लोग चल के गुजर जाते हैं उनको एक्सेप्टेंस वो दिलाता है, क्योंकि नेकी जो होती है ना वो उसकी मीरास होती है, वो करवाता है लोगों से। इतना आसान नहीं है हमारे जैसे लोगों से बहुत बड़ी बड़े काम हो जाना। हो रहा है अगर, तो वो करवा रहा है। अब वरीशा और हैदर अपने 40+ के एज में पहुंच रहे हैं। वरीशा को प्री मेनोपॉजल फेज से गुजरना पड़ रहा है, और हैदर को हाइपोगोनाडिज्म के फेज से गुजरना पड़ रहा है। ये जो फेज होता है हेल्थ का, वो बहुत प्रेशर, वर्क प्रेशर की वजह से कभी जल्दी भी आ जाता है, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, जनरेशन बाय जनरेशन ये कभी जल्दी भी आ जाता है किसी किसी इंसान में, कभी देर से भी आता है। इट डिपेंड्स इंडिविजुअली। तो इन दोनों को ये जल्दी आ रहा था और बहुत अपसेट होते थे अपनी हेल्थ, पुअर हेल्थ की वजह से। वो लोग कई दफा अपसेट हो जाते थे। वो सोचते थे कि अगर ये इलीगल है नेटिव डॉग्स को रीलोकेट करना, कहते हैं आप किसी दूसरे कंट्री की ब्रीड को लाके जब यहाँ रीलोकेट करते हैं तो उसको बिल्कुल वैसे ही एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करना होता है। अगर आपने उनको वैसे एनवायरनमेंट के में प्रोवाइड करके उनको अच्छे से रखा नहीं, तो एनिमल वेलफेयर की जो भी एनजीओज होते हैं वो आपके अगेंस्ट एक्शंस ले सकते हैं। और इस तरह से वो ये सोच रहे थे कि जब जानवरों के साथ इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉज बनाए हुए हैं, तो हमारा जो शिफ्ट हुआ है हमारे लैंड से, उनका जो बिलोंगिंग, उनका जो नेटिव लैंड था वो यूपी था, उत्तर प्रदेश, जहां से वो महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि उनके माँ बाप वहां रहते थे, एक इलाहाबाद में, एक अलीगढ़ में। तो ये बच्चे वहां से पल बढ़ के यहाँ जॉब करने के लिए सेटल हो गए थे महाराष्ट्र में। तो वो सोचते हैं कि ये भी एक रीजन होगा हमारे पुअर हेल्थ का, क्योंकि हमें हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से उठा करके यहाँ पे लाया गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा देश क्लाइमेट में भी बहुत रिच है। यूपी और बिहार का क्लाइमेट महाराष्ट्र के क्लाइमेट से बहुत अलग है, और मुंबई से तो बहुत ही फ्लक्चुएट होता है, और जमीन आसमान का फर्क होता है दोनों जगह के क्लाइमेट में। तो वो दोनों बैठ करके अपने इस हालत पे जो है सेल्फ रियलाइजेशन करते रहते हैं। तो उन्हें लगता है कि तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है, अभी हाइपोथेसिस है, इस पे कोई थीसिस लिखी नहीं गई, अभी लिखी भी गई होगी तो उन दोनों ने पढ़ी नहीं थी। तो वो लोग सिर्फ ऐसा सोच रहे थे। और इस तरह से उनके सेहत पे जो जल्दी वक्त से पहले जो असर हो रहा था उसको वो सीख रहे थे अपनी जिंदगी में, अपने फूड हैबिट और सर्वाइवल स्किल्स को इम्प्रूव करके, कि कैसे कोप अप करना है अब इस हेल्थ इश्यूज से जो जल्दी आ गए हैं उन लोगों की लाइफ में। उनकी पुअर हेल्थ कंडीशन ये अलार्म थी कि अब उनको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और अपनी पेरेंटल ड्यूटीज से अब वो फ्री हो चुके हैं, शादा अडल्ट हो चुकी है, शादी के रास्ते पे अब उसको जाना है, तो वो अब फोकस अपनी हेल्थ पे कर सकते हैं। शादा सब कुछ अपना कर रही है। और स्लीपलेस नाइट्स बहुत दिन तक हो गई, और हैदर जो है नहीं सोने की वजह से, क्योंकि दिमाग को आराम नहीं मिला। दिमाग भी तो एक मशीन है ना, जब इसको आराम नहीं मिलेगा, ये ड्रेन होता रहेगा, तो फिर इंसान चिड़चिड़ करता है। तो एक दिन बहुत ज्यादा हैदर चिड़चिड़ा हो जाता है, और वरीशा आकर के उससे पूछती है कि आकर के वो वरीशा से पूछता है कि मेरी माँ के चले जाने के बाद तुमने कभी मेरी माँ का जिक्र नहीं किया, तुम्हें याद नहीं आती ना उनकी?
तो ऐसा लगता है ना कभी कभी देख करके, जैसे तुम खुश हो कि मेरी माँ चली गई, तो उनका जाना, उनका जिंदा रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, तो उनके मरने के बाद तुम्हें बहुत सुकून मिल रहा है, ऐसा लगता है मुझे। ये सुन करके वरीशा जो है वो भी नेचुरल बॉडी चेंज से गुजर रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रही है, उसको भी स्ट्रेस कंट्रोलिंग हार्मोन्स की कमी हो रही है बॉडी में। तो वो बहुत चिल्ला करके हैदर को जवाब देती है, हैदर मुझे अकेला छोड़ दो कुछ घंटे के लिए। और फिर वो दरवाजा बंद कर लेती है और जोर जोर से सांसें लेने लगती है। ये सांस लेने से उसको घबराहट थोड़ी कम होती है, इसलिए वो उसने अपने बॉडी में ये आदत डाल रखी थी ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक्सरसाइज की। हैदर भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन वो जानता है कि जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो एक ग्लास ठंडा पानी पीना है। वो जाकर के पानी पीने लगता है और फिर बाहर वॉक के लिए चला जाता है। खुली फिजा में, ताजी हवा में वॉक करने से ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी में बहुत सुकून देता है। तो हैदर भी वॉक करने चला जाता है ठंडी हवा में। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि शादा किसी से बात कर रही है फोन पे और उसको मिलने के लिए प्रॉमिस कर रही है। वो जाता है उसके पास और अभी तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। वो गुस्से में आकर के पूछता है, तुम किसको प्रॉमिस कर रही हो मिलने के लिए? हैदर का ऐसा चेंज टेम्पर देखकर शादा उसको स्टेयर करने लगती है कि आज तक कभी पापा को इस तरह से चिल्लाते हुए देखा नहीं, ये अजीब सा बिहेवियर इनको क्यों है। वो जल्दी से डिस्कनेक्ट करती है कॉल और अपने पापा को लेकर लिविंग एरिया में जाती है, और वहां पे कुरान रखी होती है, वहां पे वो बैठती है, रोजरी देती है अपने पापा को हाथ में पढ़ने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। इससे कहते हैं कि बहुत एंजाइटी लेवल जो होता है वो बहुत रिलीफ होता है और उसमें रिलीफ मिलता है। और वो कहती है, पापा 1 मिनट, मुझे नमाज पढ़नी है, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। हैदर चुपचाप बैठ जाता है। वो वरीशा के कमरे के पास जाता है, दरवाजा नॉक करता है क्योंकि उसको घबराहट हो रही है। स्ट्रेस कंट्रोलिंग हार्मोन जो है उसके बॉडी में रिलीज अब कम हो रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंज, एनवायरमेंटल चेंज, वर्क प्रेशर और ये सारी जर्नी से जो वो गुजरा है, तो उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो घबराहट के मारे वो कभी शादा के पास जाता है, कभी वरीशा के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि वरीशा भी उसी फेज से गुजर रही है और उसको भी घबराहट हो रही है, इसलिए वो अकेले कमरे में बंद हो गई है। और फिर वो वरीशा बोलती है उसको कि मैं भी नमाज पढ़ने जा रही हूँ, नमाज पढ़ने के बाद खोलती हूँ दरवाजा और चाय पियेंगे हम लोग सब लोग मिलके। हैदर ये सब सुन करके कि सब नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, नमाज का वक्त है, वो भी नमाज पढ़ने चला जाता है। और फिर टी टाइम हो जाता है, वरीशा चाय बना के लाती है, वो सारे लोग बैठते हैं चाय के टेबल पे और शाहदा बताती है कि मुझे एक लड़का पसंद है, पापा आपने ही कहा था ना कि अपनी पसंद से शादी करना चाहिए, तो आपके कहने के मुताबिक ही मैंने ऐसे देखा कि मुझे कौन पसंद आता है। तो मुझे एक लड़का पसंद आया जिसकी एक स्टार्टअप कंपनी है और वो डील करता है डेस्टिनेशन वेडिंग में, इंडिया के अलग अलग जगहों में और अब्रॉड में भी वो डेस्टिनेशन वेडिंग कराता है। इवेंट मैनेजमेंट में MBA किया हुआ है उसने, और इस तरह से वो अपनी कंपनी का खुद ही मालिक है। और उसने ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स में किया था और पोस्ट ग्रेजुएट उसने फाइनेंस में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भी कर रखा है। वो मुंबई शिफ्ट हो गया है अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए और 3 साल पहले ही शिफ्ट हुआ है और अपनी फैमिली को लेकर के आ गया है। उसके पेरेंट्स जो हैं वो सैयद फैमिली को बिलोंग करते हैं और पैटर्नल साइड से वो सैयद है और मैटरनल साइड से वो पठान है। लेकिन वो बहुत ही जेंटल, एजुकेटेड और दिल्ली की बहुत फेमस फैमिली का मेंबर है। और वो बताती है हैदर को कि अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको मिलने के लिए कल बुला लूंगी और मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ से रखना चाहिए पापा, इसलिए अभी तक मैंने कुछ ऐसा कहा नहीं है। और शी वॉज टॉकिंग टू हिम अबाउट द सेम, और सारी बातें वो बताती है इस तरह से हैदर को। ये सारी बातें सुनकर वरीशा चिल्लाने लगती है
उसका भी स्ट्रेस लेवल अब कंट्रोल नहीं होता, हार्मोन्स जो है बॉडी में इम्बैलेंस कर रहे हैं, और वो चिल्लाने लगती है कि तुम सारी चीजें हमारी मर्जी के खिलाफ कैसे तय कर सकती हो, और अब बता रही हो तुम हमें, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना उस इंसान से मिलने के पहले। तो आजकल बहुत सारे स्कैम होते हैं शादी के नाम पे। तुम्हें पता है वो लड़का सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्या पता वो झूठ बोल रहा हो और शादी के बाद तुम्हें पता चले कि ये सारी चीजें एक स्कैम थी। फिर क्या होगा, हमारी पूरी मेहनत तो बर्बाद हो जाएगी ना, इतने साल जो हमने तुम्हारे ऊपर लगाई है। और इस तरह से हाँ, वो कहती है कि हम कैसे भरोसा कर ले उस स्ट्रेंज लड़के का, जिसको इतनी भी तमीज नहीं कि आकर के हमसे एक बार बात करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। शादी के रिश्ते की बात पहुंच गई। शादा इतना अपनी माँ को चिल्लाते हुए देख करके एक गिलास पानी लेकर के आती है, और वरीशा ने शादा को ट्रेनिंग दे रखी थी कि जब कभी मैं इस तरह से चिल्लाने लगूं, क्योंकि उसकी जॉब में भी कभी कभी ऐसे ऐसे पेशेंट आ जाते थे कि उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता था, तो वो उसने ट्रेनिंग दे रखी थी शादा को कि मैं कभी बहुत ज्यादा चिल्लाऊं तो एक गिलास पानी ला करके दे देना। तो वो पानी ला करके देती है, शादा बैठ जाती है, पानी पीती है, और चुपचाप से थोड़ी देर तक अपनी चाय खत्म करने में बिजी हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। हैदर शादा को बताता है कि मोहब्बत जो होती है ना बच्चा, वो अल्लाह की मिरास होती है, अल्लाह बंदे के अंदर भरता है। अगर अल्लाह ना चाहे तो दिल में मोहब्बत पैदा होगी ही नहीं, लेकिन वो मोहब्बत सच्ची और ईमानदार होनी चाहिए। हमें इस बात की बस इतनी सी फिक्र है कि शादी के नाम पे तुम्हारे साथ कोई फोर्जरी नहीं होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बस इसी के लिए बहुत कंसर्न होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। पिछले जनरेशन से इस जनरेशन की पेरेंटिंग में तुम देखो जमीन आसमान का फर्क है, और पेरेंटिंग भी इवॉल्व होती है जनरेशन दर जनरेशन। हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, और हमारे वुड बी फैमिली मेंबर के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो ये बात थोड़ी हमें अटपटी लगी और इसलिए हमें गुस्सा आ गया। हमें सबसे ज्यादा जो पता लगाना है वो उस बंदे की अपब्रिंगिंग के बारे में पता लगाना है, और उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है ये जानना बहुत जरूरी है। वो बताता है कि बहुत सारी फैमिलीज अराउंड द ग्लोब ऐसी हैं जो अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करके उनको पालती हैं, और अपने बच्चों को अपना एसेट बनाती हैं, उनकी पर्सनालिटी में ही पूंजी जमा करने में लगा देती हैं। तो उनको अपने बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जरा भी फिक्र नहीं होती है। वो जानते हैं कि मेरा बच्चा आज नहीं तो कल पैसा तो कमा ही लेगा, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए एक सच्चा लाइफ पार्टनर चुनने में बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि उनके मरने के बाद तक उनके बच्चे का जो लाइफ पार्टनर हो, जो स्पाउस हो, वो एक वही क्वालिटी लाइफ अब उसको दे पाए जो उसके माँ बाप ने उसको मुहैया कराई है, कम से कम उतनी तो दे पाए। और इसलिए तुम्हारी माँ भी कंट्रोल नहीं कर पाई और चिल्लाने लगी। मैरिज जो होती है ना बच्चा, वो दो ऑपोजिट अपब्रिंगिंग को मिलाप का जरिया होती है, क्योंकि तुम जानती हो हर फैमिली अलग होती है, हर फैमिली की अपब्रिंगिंग अलग होती है, तो अपब्रिंगिंग सेम होती ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक स्किल है, बहुत बड़ा एक टास्क है, और तुम क्या कर पाओगी खुद से, जो खुद से डिसीजन लेने की बात कर रही हो। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर पेशेंस लेवल उतना बढ़ जाए कि तुम मैरिटल लाइफ में एंट्री करने के लिए और अपनी फैमिली लाइफ चलाने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, मेंटली, फिजिकली और ट्रेनिंग के साथ। क्योंकि तुम आज तक अपनी एजुकेशन में बिजी रही, एजुकेशन के बाद तुम्हारी जॉब हो गई, जॉब में तुम बिजी रही, तुम पार्ट टाइम हाउस होल्ड काम करती हो, ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा होम मेकर की जॉब में तुरंत एंटर करने के लिए। और वो बताता है कि 1 साल की कम से कम तुम्हें ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए अपने मैरिटल लाइफ में एंटर करने से पहले। ये सारी बात सुनकर शाहदा बहुत सारे ऑब्वियस क्वेश्चंस पूछती है अपने माँ बाप से। पूछती है कि अम्मी पापा, आप दोनों ने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैंडल की थी? उस वक्त तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी,
हैदर चुपचाप हो जाता है, अपने को कूल डाउन करता है, काम डाउन करता है और बताता है, एक्सप्लेन करता है कि सोसाइटी में थॉट्स जो है वो बहुत तेजी से बदल भी रही हैं और ये जो चेंज हो रही है ना थॉट्स, इस हिसाब से रोल में होम मेकर का जो रोल है वो भी चेंज हो रहा है। सिर्फ थॉट्स ही नहीं, समाज में रहने का तरीका, इन्फ्लेशन रेट, जॉब, सर्विसेज, बहुत सारी चीज, क्लाइमेटिक चेंज, सारा चीज जो चेंज हो रहा है ना बेटा, उस हिसाब से तुम्हें भी होम मेकर की ट्रेनिंग चेंज्ड वे में लेनी पड़ेगी। जो वरीशा की होम मेकर का जो रोल था वो तुम्हारी लाइफ में आधा ही काम आ पाएगा, कहीं कहीं पे तुम ऐसे स्टक हो जाओगी कि तुम परेशान हो जाओगी। और हम चाहते हैं कि जमाने के हिसाब से, बदलते हुए जमाने के हिसाब से तुम्हें चेंज्ड रोल ऑफ होम मेकर जो है, कम वर्किंग वाइफ, क्योंकि तुम वर्किंग भी हो और होम मेकर भी हो, तो किस तरह से तुम अपना वर्क कल्चर हैंडल करोगी और किस तरह से तुम होम मेकर की ड्यूटी हैंडल करोगी, उसमें बैलेंस बनाने का 1 साल का की ट्रेनिंग एक एनजीओ खुली है, वहां से मैं तुम्हें दिलाना चाहता हूं, ताकि इंक्रीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, बढ़ते हुए जो पॉपुलेशन की वजह से जो बढ़ रहा है, इसके बारे में तुम अवेयर हो जाओ। तुम वो सारी मैरिटल राइट्स के बारे में भी और ड्यूटीज के बारे में भी अवेयर हो जाओ जो रसूलुल्लाह के जमाने से लेके आज तक बहुत सारे चेंजेस से गुजरे हैं और कितना चीज हमें एक्सेप्ट हुआ है। रिलीजियस लीडर्स के द्वारा के जरिए जो भी एक्सप्लेन किया गया है, वो बातें किस हद तक सही हैं, किस हद तक उनमें मिलावट करके एक्सप्लेन किया गया है, वो सारी चीजों को तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ तुम्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैरिटल राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि तुम इंडिया की सिटीजन हो। इस्लाम को फॉलो करने के साथ ही साथ तुम इंडिया की भी सिटीजन हो, तो हमारे देश में क्या क्या चीजें किस किस हद तक एक्सेप्टेंस अलाउ है हमारे देश में, वो चीज भी तुम्हें जानना और समझना जरूरी है। तुम्हें बजटिंग सीखना जरूरी है फैमिली के लिए, स्टेप बाय स्टेप, कैसे तुम न्यूली मैरिड कपल के जैसे बिहेव करोगी बजट को लेकर, कैसे तुम एंटर करोगी मदरहुड की ट्रेनिंग ड्यूटी में बजट को हैंडल करते हुए, कैसे तुम एंटर करोगी एक माँ की ड्यूटी में जहां पे तुम्हें फाइनेंशियल चीजों के साथ साथ अपने घर के सारे रोल को भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीजों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है बेटा। तुमने अब जो फ्यूचर के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं अभी तक अपनी जॉब में से बचा करके, उन सबको किस तरह से तुम्हें यूज करना है, तुम्हें कैसे प्रेगनेंसी की जर्नी से गुजरना है, तुम्हारे बॉडी में क्या क्या चेंज आएंगे, क्या हार्मोनल चेंज आएंगे, ये हेल्थ केयर क्या करनी होगी डिलीवरी के बाद, बच्चे की साइकोलॉजी समझने के लिए एक चाइल्ड साइकोलॉजी को भी सीखना जरूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हो रही है हमारे कंट्री में, उसके बारे में भी एक आउटलुक तुम्हें रखना जरूरी है। और ओवरऑल एक ऐसा इंसान बनने के लिए जो एक हैप्पी फैमिली को और लिविंग टुगेदर के एसेंस के साथ अपनी मैरिटल लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाए और उसमें ऐसी यादें कलेक्ट करे जो तुम्हारे आगे की जिंदगी में तुम्हें कहीं ना कहीं मजबूत बनाए, तुम्हें कमजोर ना बनाए, और इसके लिए तुम्हें ये ट्रेनिंग से गुजरना चाहिए। और फिर किस तरह से शादा को ट्रेनिंग दी जाती है, ये चैप्टर पूरा तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट जेन मैरिज ब्यूरो, यहाँ पे ट्रेनिंग बच्चों को दी जा रही है कि क्या क्या चीजें हैं जहाँ पे जो बिना माँ बाप से पूछे भी बच्चे हैंडल कर सकते हैं। और बहुत सारी जगह आप देखिएगा जब भी कोई इश्यूज शादी के रिश्ते में आते हैं और अगर हम अपने माँ बाप से पूछने जाते हैं तो वो अपने जनरेशन के हिसाब से हमें सॉल्यूशन बताते हैं, और कई बार वो सॉल्यूशन प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में फिट भी नहीं हो पाता, कई बार फिट भी होता है लेकिन बहुत बार फिट नहीं भी होता है। और ऐसे सिचुएशन में जब बच्चे खुद से डिसीजन लेने लगते हैं तो पेरेंट्स को बुरा लगता है, चाहे वो शौहर के पेरेंट्स हो चाहे वो बीवी के पेरेंट्स हो, उनको बुरा लगता है कि हमारी बातों को नजरअंदाज करके ये लोग कुछ और कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये एक एनजीओ फॉर्म किया गया जहां पे बच्चों को जजमेंटल थॉट से बिल्कुल किनारे निकालकर प्रैक्टिकल वे में ट्रेनिंग दी जाएगी। माँ बाप जो होते हैं ना वो बच्चों से इतने ज्यादा अफेक्शनेट होते हैं कि ना चाह के भी एक दूसरे के उनके स्पाउस के लिए वो जजमेंटल हो ही जाते हैं।
उनका फेवर हमेशा अपने बच्चे के लिए रहता है। जैसे मैं अगर कोई बात कहूं इमाम के बारे में मेरी माँ को, तो वो हमेशा मेरे फेवर में डिसीजन ले लेंगी, क्योंकि मेरा अफेक्शन उनके दिल में ज्यादा है। और अगर इमाम की माँ से कुछ कहा जाएगा तो वो बिना सोचे वो इमाम का फेवर ले लेंगी। तो ऐसी कंडीशन में जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो बहुत बार फंस भी जाया करते हैं कि करना क्या है, और दोनों जगह के अगर सॉल्यूशन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में फिट नहीं हो रहे हैं तो वो और परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए ये मैरिटल ब्यूरो स्टार्ट किया गया, और धीरे धीरे ये हमारे देश में भी होगा। क्योंकि देखिए, एक अच्छी फैमिली बनाना हर देश के सिटीजन की ड्यूटी होती है, और इस ड्यूटी में अगर कहीं ना कहीं से खुराफात पैदा हो रही है तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा जरिया भी निकाला जाएगा, और निकल रहा है। उसी को मैंने डील किया है। आगे मैं आपसे बात करूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मुझसे, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।